नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो गई है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें लग रहा होगा सारे चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं। 8 तारीख को नामांकन भरने की अंतिम तारीख है और 9 सीटें हैं और एक सीट वो जो नीतीश कुमार की खाली हुई है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्योंकि इलेक्शंस के बाद 25 इलेक्शंस के बाद एनडीए मजबूत स्थिति में है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्या कुछ आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, ये चुनाव जो है एमएलसी के, यह तो विधायक द्वारा चुने जाने वाले विधान पार्षद हैं। तो 201 विधायक तो एनडीए के पास ही हैं और 243 अभी सदस्य नहीं हैं। नितिन नबीन ने इस्तीफा दिया था। बिहार विधानसभा के विधायकों की संख्या है। तो यदि आप देखें 9 सीटों के लिए, चूंकि 9 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, तो वोट एक प्रत्याशी को कितने चाहिए, इसके लिए कुल सीटों में एक और अधिक अंक बढ़ा देना होता है। तो 9+1, तो 10 को 242 से डिवाइड करेंगे तो 24.2 वोट चाहिए। मतलब 24.2 विधायकों का मत एक जीत के लिए चाहिए। जहां तक नीतीश कुमार के इस्तीफे वाली सीट है, वह तो जेडीयू की सीट है, उसमें कोई इफवट नहीं है। और वहाँ ललन प्रसाद महतो को जाना, जाति से धानुक हैं, शेखपुरा से आते हैं, उनका जाना तय है, क्योंकि उन्हें पहले ही उम्मीदवार बनाया गया था जब सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कराई गई थी। लेकिन सुनील सिंह की सदस्यता बहाल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। और आपने ठीक ही कहा कि 8 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है और आज 5 तारीख को हम लोग वीडियो कर रहे हैं। कल शनिवार है, परसों रविवार है, 6 और 7। तो देखिए, सेमीफाइनल लिस्ट तो बहुत पहले तैयार हो गई थी। अब फाइनल लिस्ट आज रात तक घोषणा भी हो जानी चाहिए, या बता तो दिया ही जाएगा, क्योंकि जिन्हें नामांकन का पर्चा भरना है उन्हें तमाम औपचारिकताओं का निर्वहन करना होता है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न, केस डिटेल्स और सारी जानकारियां देनी होती हैं। तो देखिए, जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, जो विधायकों की संख्या है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, 3 सीटें जेडीयू के खाते में जाएगी, 1 आरएलएम और 1 एलजेपीआर। ठीक है, ये 8 हो गए। और 9वीं सीट आरजेडी के खाते में। आरजेडी से अख्तरुल ईमान, जो एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यह सीट मांगी थी कि हमने बिना शर्त आपको राज्यसभा के चुनाव में समर्थन दिया था, आपके प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को वोट दिया था, हमें दे दीजिए। लेकिन यह मांग ठुकरा दी गई है। और देखिए, जीतन राम मांझी भी एनडीए में मांग रहे थे कि हमारे साथ ही वायदा किया गया था। देखिए, विधानसभा चुनाव के समय अमित शाह ने बहुत सारे लोगों से, जिन्हें चुनाव से बाहर किया गया, जिन्हें अमित शाह ने मौर्य होटल में बुलाया, या फिर बीजेपी के दूसरे नेताओं ने बैठक की जो बागी उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रहे थे, तो वायदे हैं, वायदों का क्या, ठीक है, यह चुनाव में भी लागू होता है। तो आरएलएम से दीपक प्रकाश, उनका एडजस्टमेंट होना है, क्योंकि वह मंत्री बने हुए हैं, तो इसलिए वह जाएंगे। निशांत कुमार जेडीयू से पक्के ही हैं। हाँ, नीतीश कुमार के बेटे हैं, दोनों मंत्री बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों का तो निर्वाचन तय है। अब पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी में सब कुछ दिल्ली से तय होता है। और पहले तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही तय करते थे, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ही तय करते थे। लेकिन बिहार का मसला है, चूंकि अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार से आते हैं, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे बिहार की भूमिका में यदि हम चर्चा करें तो बीजेपी में देखिए, नितिन नबीन, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, ये 3 लोग बिहार के फैसले में निर्णायक भूमिका में, मतलब सेंटर में अहम भूमिका निभाते हैं बिहार के संदर्भ में। हाँ, बिहार के संदर्भ में। तो अब इन तीनों में देखिए, अब 3 ही हैं, क्योंकि एक तो एलजेपीआर, एक आरएलएम, तो 3 ही हैं। अब 3 में यह देखना होगा कि जब फाइनल नाम आएंगे तो किसके खाते में, कौन उम्मीदवार किसके खाते से बना है, यह देखने की बात होगी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो देखिए, अनायास ऐसे नाम आ जाते हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। जैसे आपने राज्यसभा चुनाव में देखा होगा कि मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वह प्रत्याशी बन गए थे। भाजपा के किसी नेता को पता ही नहीं था
कि वह उम्मीदवार बनेंगे या उनका नाम कहीं से भेजा गया था। तो देखिए, भाजपा से अब जिन नामों की चर्चा है उसमें संजय मयूख का क्या होना है, यह बड़ा सवाल है। संजय मयूख जो हैं भाजपा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं, और दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर में आप जाएं तो वहां आपको संजय मयूख की छाप दिखती है। और जहां कहीं भी चुनाव के वक्त अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ साए की तरह आपको संजय मयूख दिखते हैं। तो संजय मयूख का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो संजय मयूख जो हैं वह विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं या फिर उन्हें बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया जाता है, नितिन नवीन के जो इस्तीफे से खाली हुई सीट है। वैसे इस बात को भी पक्का मानिए कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होगा वहां उम्मीदवार, भले ही विधान परिषद के उम्मीदवारों में नितिन नवीन का कोई व्यक्ति साफ तौर पर न दिखे, लेकिन बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में तो साफ तौर पर जो भाजपा का प्रत्याशी होगा वह नितिन नवीन की पसंद का होगा। हाँ, नितिन नवीन की पसंद का ही होगा। तो देखिए, भाजपा जो है, या यूं कहें कि संपूर्ण एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, ये जो उम्मीदवार इनके, हाँ आरएलएम तो तय ही है, दीपक प्रकाश, इनके जो उम्मीदवार होंगे वह सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन बैठाएंगे। तो देखिए, संजय मयूख के बारे में फैसला होना है। अब देखिए, बाकी 2 सीटों को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। देखिए, पहले यह कहा जा रहा था कि जेडीयू से कोई राजपूत जाएगा, क्योंकि इस बात की संभावना इसलिए प्रबल लग रही थी कि हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति, उन्हें जेडीयू ने तो नहीं भेजा, तो राजपूत की जो दावेदारी या राजपूत की जो हिस्सेदारी वहां कटौती हुई। उसके पहले आपने देखा होगा वशिष्ठ नारायण सिंह जी, उन्हें भी नहीं भेजा गया था, तो वह भी हिस्सा कम हुआ था। आपने देखा सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है कि वशिष्ठ नारायण सिंह और आनंद मोहन की मुलाकात हुई है। आनंद मोहन इन दिनों बागी मुद्रा में हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह, हरिवंश, जेडीयू से राज्यसभा में कोई राजपूत नहीं। फिर आपने बिहार मंत्रिपरिषद के गठन में देखा कि 2020 से 2025 तक जेडीयू के खाते से 2 राजपूत थे, लेसी सिंह और सुमित कुमार सिंह जी। इस बार सुमित कुमार सिंह चुनाव हार गए। ऐसा नहीं कि जेडीयू में और दूसरे राजपूत विधायक नहीं थे, लेकिन एलजेपीआर ने राजपूत का हिस्सा ले लिया, संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया, मंत्री बनाया। तो ऐसे में देखिए, जेडीयू से राजपूत मंत्री भी एक कम हो गया, लेकिन जो समीकरण बैठे हैं उसमें राजपूत नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी से यह बात कही जा रही है कि कोई राजपूत जा सकता है। तो देखिए, यदि कोई 3 ही जाने हैं तो कायस्थ भी जाएगा, राजपूत भी जाएगा। इस बात की संभावना कम दिखती है, क्योंकि देखिए, राजपूत की जहां बात होती है तो 3 विधान पार्षद बीजेपी के अभी राजपूत हैं। अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं, संतोष कुमार सिंह जो पहले मंत्री भी थे, और निवेदिता सिंह। तो अब ऐसे में देखना है कि चौथे के बारे में फैसला होता है कि नहीं होता है। राजेंद्र सिंह और कामेश्वर प्रसाद सिंह का नाम चल रहा है। फिर यह भी बात हुई कि मंगल पांडे के विधायक चुने जाने के बाद विधान परिषद में कोई ब्राह्मण, गैर मैथिल, न भाजपा की ओर से न जेडीयू की ओर से, जेडीयू की ओर से भी एक ब्राह्मण है, राजवर्धन झा आजाद, ठीक है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी कोई गैर मैथिल नहीं है। 2 मैथिल हैं, घनश्याम ठाकुर और सुशील चौधरी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपने देखा होगा कि राकेश तिवारी जो बीजेपी के ट्रेजरर हुआ करते थे, वह नई कमेटी में नहीं है। वह अमित शाह से भी करीब है, अमित शाह के बेटे से भी करीब है, बीसीए के प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी उनके बेटे प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर एक और चौबे जी की चर्चा चल रही थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव के समय अमित शाह ने प्रॉमिस किया था। तो फिर हम कह रहे हैं अब 3 ही सीटें हैं, तो कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण, ये तीनों तो हो नहीं सकते हैं। फिर जब कभी भी विधान परिषद के चुनाव की बात होती है तो प्रेम रंजन पटेल, भाजपा के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, कभी सुरजगरा से विधायक थे और निष्ठा से जुड़े हुए मजबूत प्रवक्ता, उनके नाम की चर्चा, और हर बार उनकी दावेदारी सामने आती है, अंतिम समय में चुक जाते। इस बार भी उनका नाम सेमीफाइनल लिस्ट में तो था ही था। अब देखिए, सकल देवबिंद
सकलदेव बिंद हम तारापुर की ओर ले जा रहे हैं आपको, जी। लखीसराय और तारापुर की ओर ले जा रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, जी विधायक पहले बने, जी फिर डिप्टी सीएम बने, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। देखिए तारापुर में उपचुनाव में, या यूं कहें कि 2020 के चुनाव में मेवालाल चौधरी चुनाव जीते थे, जिनका निधन हो गया था। जी फिर वहां उपचुनाव हुआ तो वहां राजीव कुमार सिंह राजीव कुशवाहा जीते। तो यह बात हुई थी कि तारापुर सीट यदि जेडीयू छोड़ रही है या राजीव कुमार सिंह त्याग कर रहे हैं तो उन्हें विधान परिषद में सामंजित किया जाएगा, लेकिन जेडीयू के खाते से। जी वह बीजेपी और जेडीयू की सहमति थी। लेकिन अब जब विधान परिषद के चुनाव का वक्त आया है, कहा जा रहा है आगे जब राज्यपाल कोटे से मनोनयन होगा तब देख लिया जाएगा, तो पहले यह बात हो रही थी कि राजीव कुमार सिंह कुशवाहा को जेडीयू से भेज दिया जाए, लेकिन वह बात भी इसलिए कट गई कि आखिर कितने कुशवाहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा, हाँ, जेडीयू से भगवान सिंह कुशवाहा, आरएलएम से दीपक प्रकाश कुशवाहा, ठीक है, तो कितने कुशवाहा। तो इसलिए, और यह जो राजीव कुमार सिंह कुशवाहा का नाम था उस पर ग्रहण लग गया। राजपूत में हर्षवर्धन सिंह जेडीयू से सबसे आगे चल रहे थे, वहाँ रिंकू सिंह की चर्चा थी, वहाँ कविता सिंह की चर्चा थी, वहाँ सुमित सिंह की चर्चा थी, लेकिन हर्षवर्धन सिंह सबसे आगे गए थे, लेकिन उनके नाम पर भी ग्रहण लगा। तो बीजेपी से भी कुशवाहा नहीं जा रहा, जेडीयू से भी कुशवाहा नहीं जा रहा। अब देखिए तारापुर में और क्या हुआ था कि तारापुर में वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर सकलदेव बिंद मजबूत हैं, लखीसराय से आते हैं और लखीसराय से लेकर मुंगेर तक उनकी पैठ है, उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया था। लेकिन सम्राट चौधरी के चुनाव क्षेत्र को निष्कंटक बनाना था, निर्विघ्न बनाना था। सम्राट चौधरी के पास इस बात का भी दायित्व था कि पूरे बिहार में प्रचार करना है, कितना वक्त अपने क्षेत्र में देते। तो सकलदेव बिंद जिनकी छाप है, वहाँ पहचान है, वहाँ एक अच्छा खासा मत ला सकते थे वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर भी, उन्हें चुनाव मैदान से बाहर किया गया और इस बात का आश्वासन दिया गया कि आपका सम्मान आगे रखा जाएगा। तो बिहार विधान परिषद के लिए भाजपा कोटे से जिन नामों की चर्चा है उसमें सकलदेव बिंद की भी चर्चा है। वैसे भी आपको पता है कि बिहार में मल्लाह बिन नोनिया, मल्लाह बिन, इसकी राजनीति खूब होती है और भाजपा अब तक मुकेश सहनी का जवाब ठीक से तलाश नहीं पाई है। जी, अल्टरनेटिव नहीं, हाँ, अल्टरनेटिव तलाश नहीं पाई है। जो लोग मुकेश सहनी की क्लास से आए भी, अब देखिए मुकेश सहनी की क्लास से ही आकर राजभूषण चौधरी निषाद जो है केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन भाजपा की जो अपेक्षा है कि वह बिहार में मल्लाह नोनिया बिंद के नेता बन जाए, उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक इसी प्रकार से हरी सहनी को भी आपने देखा, हरी सहनी को भी देखा, उन्हें मंत्री बनाया गया, विधान परिषद में नेता बनाया गया, लेकिन वह भी वह काम नहीं कर पाए जो काम मुकेश सहनी। हाँ, तो अब देखिए जेडीयू से भीषम सहनी, वह भी फिर से विधान परिषद के लिए नहीं भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे में सकलदेव बिंद का दावा, और जब से वह सम्राट चौधरी के साथ हुए, भाजपा के साथ हुए, भाजपा के हर कार्यक्रम में वह साफ साफ दिखते हैं और मजबूती से दिखते हैं। लखीसराय हमने कहा, अब देखिए लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा है, तो विजय कुमार सिन्हा भी चाहेंगे कि भाई यहाँ कोई रोरा न रहे, और सम्राट चौधरी की भी पसंद हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं, तो सकलदेव बिंद का एडजस्टमेंट हो जाए तो भाई ललन सिंह के लिए भी अच्छी बात है। तो सकलदेव बिंद के नाम की चर्चा चल रही, प्रेम रंजन पटेल की बात हमने बताई ही है आपको। फिर देखिए एक वैश्य को भेजे जाने की बात हो रही है। अब वैश्य कौन होगा जी, वैश्य कौन होगा या दलित कौन होगा? दलित, वैश्य और दलित दोनों की बात हो रही है। हाँ, मतलब तीन ही में फिर तो जब सहमति बनाई जाएगी। दलित, देखिए दलित तब होगा जब एलजेपीआर से कोई दलित न भेजा जाए, कोई दलित न भेजा जाए, क्योंकि देखिए एलजेपीआर से जिन नामों की चर्चा है उसमें चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल की चर्चा है। विधानसभा का टिकट भी दिया गया था, चुनाव हार गए थे, इस लहर में हार गए थे। लेकिन सीमांत मृणाल को यदि वह विधान परिषद के लिए भेजते हैं तो पार्टी के भीतर आक्रोश भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। वैसे जिन नामों की पहले से चर्चा रही है उसमें हुलास पांडे की चर्चा रही है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की चर्चा रही है, उसमें वेद प्रकाश पांडे की चर्चा रही है। तो ये सारे नाम, तो यदि दलित ये नहीं भेजते हैं, क्योंकि देखिए राम पॉलिटिक्स भी है, वैसे राम पॉलिटिक्स
बीजेपी ने पूरा कर लिया है। शिवेश राम को राज्यसभा में भेज दिया गया। तो यदि ये दलित नहीं भेजते हैं तो बीजेपी दलित पर फाइनल लिस्ट में दलित का नाम शामिल कर सकती है। जब कभी ऐसे चुनाव होते हैं तो गुरु प्रकाश पासवान का नाम सामने आता है। गुरु प्रकाश पासवान संजय पासवान के बेटे हैं, लेकिन उनकी पहचान एक अलग स्थापित हो चुकी है। पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किसी भी मंच पर वैचारिक और बौद्धिक तरीके से बीजेपी की नीतियों को मजबूती से रखते हैं। तो उसे समझने की जरूरत है। अब वैश्य में कौन हो जाएगा? संजय खंडेलिया की चर्चा हो रही है, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो अब यह जो सब मिलाकर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर तय करेगा कि उनके 8 उम्मीदवार कौन होंगे। और देखिए, जब जेडीयू की हम बात करते हैं तो निशान की बात तय हो गई, ठीक है। सवर्ण नहीं जा रहा है जेडीयू की ओर, हाँ, जेडीयू की ओर से सवर्ण नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बाकी अति पिछड़ी जातियों की कामत की बात हो रही है। देखिए, अब जेडीयू के भीतर क्या है? जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हैं भी और नहीं भी हैं। नीतीश कुमार की सेहत को समझते ही, बिल्कुल, हाँ, और किस वक्त वह किसको आश्वासन दे देंगे और किस वक्त किस बात को भूल जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। और वहां जो अभी की स्थिति है, पायदान यदि देखेंगे कि जिसके पास शक्ति है नीतीश कुमार के बाद जिनके पास, तो आज की तारीख में हम यह नहीं कह सकते कि निशांत कुमार, देखिए टीम निशान कैसे बिखर गई। बिल्कुल, हाँ, टीम निशान, वो मांगे भी खत्म हो गई। हाँ, नहीं, मांगे भी खत्म हो गई। और निशांत कुमार जब तक मंत्री नहीं बने थे या जब तक सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी तो टीम निशान दिखाई पड़ रहा था। उसमें चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, ऋतुराज, इस्लामपुर के विधायक, तमाम विधायक, करगहर के विधायक बसी सिंह शामिल हो रहे थे। लेकिन जब निशांत स्वयं मंत्री बन गए तो टीम निशांत बिखर गई। तो हम यह मानने को आज की तारीख में तैयार नहीं है राजनीतिक रूप से कि उम्मीदवारों के चयन में निशांत कुमार की कोई भूमिका हो सकती है। देखिए, निशांत कल दिल्ली भी गए थे, फिर शायद वापस भी आ गए। हाँ, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने भी गए थे अपने प्रधान सचिव कुमार रवि के साथ मेदांता हॉस्पिटल में। तो हम जेडीयू के पायदान की बात कर रहे थे। ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी और नई शक्ति के रूप में उभरे हैं ललन सर्राफ जो एमएलसी हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच भी नामों, अपने अपने लोगों के नामों को लेकर यह तो होता ही है। देखिए ना, कितना विवाद हुआ श्वेता गुप्ता को लेकर कि श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाए जाने को लेकर, या यूं कहें कि शिवहर से जेडीयू का टिकट दिए जाने पर आनंद मोहन बिफरे ही हुए हैं। अब आनंद मोहन का गुस्सा देवेश चंद्र ठाकुर के प्रति भी है, उनका गुस्सा संजय झा के प्रति भी है, उनका गुस्सा ललन सिंह के प्रति भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि श्वेता गुप्ता के पीछे मुख्य रूप से ललन सर्राफ की भूमिका रही, उनको मंत्री बनाने में, टिकट दिलाने में भूमिका देवेश चंद्र ठाकुर की रही। तो अब जो अभी बिसात बिछाई गई है उसमें कहा जा रहा है कि संजय झा ज्यादा भारी पड़े हैं। संजय झा शक्ति के मामले में नहीं, मतलब उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया चली है जिसमें रणनीति समझाई गई है। और संजय झा क्या है, बीजेपी और जेडीयू के बीच ब्रिज है, ठीक है ना। बीजेपी मतलब नीतीश कुमार उनके नेता हैं, लेकिन बीजेपी में जितनी पैठ उनकी है जेडीयू के अन्य नेताओं की नहीं है। काम करवाना होता है, केंद्र में भी बात बनवा लेते हैं। बीजेपी से ही आए हैं ना, अरुण जेटली के शिष्य रहे हैं, अरुण जेटली के साथ रहे हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से देखा ही आपने कि दिल्ली में कई बार उनके घर पर अमित शाह गए। इस बार भी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो संजय झा के घर पर गए थे और वहां भी बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई थी। तो वहां से अति पिछड़ी जातियों के लोग जा रहे हैं। तो यह तो एनडीए की बात हुई। अब बात कर ले हम लोग आरजेडी की कि आरजेडी को एक सीट, आरजेडी से कौन, देखिए तो बड़ा सवाल, हाँ बड़ा सवाल है। चर्चा ये चल रही थी कि भाई तेज प्रताप यादव को ही राबड़ी देवी चाहती हैं और लालू यादव भी बहुत संशय में है एकदम। हाँ, राबड़ी देवी भी चाहती हैं, लालू यादव भी चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का संकोच तो है ही है? और तेज प्रताप यादव ने शायद यह शर्त रखी कि हम जाएंगे तो जनशक्ति जनता दल से ही जाएंगे। यह बात मानने लायक नहीं थी। तो राबड़ी देवी की पसंद में कहा गया कि देखिए, राबड़ी देवी की पसंद पहले तेज प्रताप यादव है और दूसरे सुनील सिंह है, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। कार्यकाल फारूक शेख का भी खत्म हो रहा है,
लेकिन मुसलमान को देना आरजेडी की मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनके 2 मुसलमान एमएलसी और हैं, 2 या 3 और हैं जी। 3 है ना। देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, कारी शोएब शोएब हैं और फैसल अली हैं, तो सुनील सिंह। लेकिन सुनील सिंह का विरोध कर रही हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ने बिट्टो लगा रखा है कि नहीं, किसी भी कीमत पर सुनील सिंह को नहीं जाने देना है। और लालू यादव रोहिणी आचार्य के पास ही हैं। रोहिणी आचार्य पहले से नाराज चल रही हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य को और नाराज कर देना, जब परिवार को एक करने की कोशिश की जा रही है, तो रोहिणी आचार्य को और नाराज कर देना संभव दिखता नहीं है। तेज प्रताप यादव पहले किसके करीब बताए जा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों देखा आपने एक तस्वीर, मतलब जो एआई की तस्वीर है, जिसमें सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी का पैर छूते दिखाया गया। तेज प्रताप ने पोस्ट किया, तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया, उसका जवाब भी मिल गया। उनकी सिक्योरिटी, जो बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, वह घटा दी गई। हाँ, जो भूतपूर्व विधायकों को मिलता है वह एक अंगरक्षक उनको मिलेगा। राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा में भी कटौती हुई है। तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी बहाल रही है। तो देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में जानकारी आ रही कि उनकी पसंद शिवचंद्र राम है। शिवचंद्र राम इसलिए भी हैं क्योंकि जो बिहार में दलित वोटों का बंटवारा है कि पासवान तो चिराग पासवान के साथ माने जाते हैं, मांझी जीतन राम मांझी के साथ माने जाते हैं, राम ही जो है, राम में भी एनडीए ने बहुत प्रयोग किया। देखिए सुनील कुमार मंत्री बने हुए हैं, दूसरे भी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन फिर भी राम में इंडिया गठबंधन का दखल है। मनोज राम आपने देखा सासाराम में चुनाव जीत गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के। तो आरजेडी यह देख रही है कि नहीं, हमें राम की राजनीति करनी है। ऐसे में शिवचंद्र राम पार्टी के पुराने भी हैं, वफादार भी हैं। उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया। तो कहा, जब मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष बन रहे थे तब भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिवचंद्र राम के नाम की चर्चा चल रही थी। तो शिवचंद्र राम तेजस्वी यादव की पसंद बताए जाते हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी में चलती है, लेकिन फैसला सामूहिक तौर पर होना है। अब देखिए, आरजेडी के बारे में पहले क्या कहा जाता था कि वहां पंच देवता है और सबों की पूजा करनी होती है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। लेकिन अब पंच देवता नहीं है, अब देवता खंड खंड में बटे हुए हैं, ठीक है ना। लालू यादव, राबड़ी देवी टिकट की गारंटी नहीं है, हाँ, उनसे अधिक गारंटी तेजस्वी यादव है। लेकिन यह विधायक का चुनाव नहीं है, 243 सीटों का फैसला नहीं होना है, यहाँ 1 सीट का फैसला होना है। इसलिए यहाँ सामूहिकता की बात की जा रही है। सामूहिकता की बात में अब किस पर सहमति बनती है या फिर कोई नया नाम चला आता है, यह देखने की बात होगी। आज शाम तक नहीं, कल या फिर कल तक नामों का ऐलान तो हो ही जाएगा। कई लोग तो मतलब सोशल मीडिया पे रोहिणी आचार्य का नाम ले रहे हैं। रोहिणी आचार्य को यदि उम्मीदवार बनना होता गरिमा, तो सिंगापुर से अब तक आ गई, बिल्कुल सिंगापुर से आ गई होती। वैसे उनका दस्तावेज तो तैयार ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आ गई होती। यदि वो आज रात तक आ जाती हैं तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मांझी जी के बारे में भी हमने चर्चा नहीं की, कुछ दिन पहले बयान दिया कि हम लंबे समय से नहीं, जीतन राम मांझी के बारे में तो कह ही दिया गया ना। जीतन राम मांझी को कह दिया गया कि अभी आपको विधान परिषद की सीट नहीं मिलेगी, इंतजार कीजिए, राज्यपाल के कोटे वाली सीट में देखेंगे, या फिर आपके बेटे एमएलसी हैं ही संतोष सुमन मांझी, उनको मंत्री बनाकर भी रखा गया है। उनका जब कार्यकाल खत्म होगा तब उनको बना दिया जाएगा, फिर से बना दिया जाएगा। तो ये स्थिति है। तो फिलहाल एमएलसी चुनावों को लेकर क्या स्थिति है वो आपने जाना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अब बस दो दिन मुश्किल से इंतजार करना। उम्मीदवार का ऐलान तो आज शाम को हो जाएगा, आज शाम को नहीं तो कल जी हो ही जाएगा। और एकदम गारंटी लग जाएगी 8 तारीख को नामांकन के बाद, बिल्कुल। और फिर 18 जून का इंतजार करना है जब वोटिंग होगी, और देखना होगा कि ये 9+1 वोटिंग संभव शायद न हो। यदि एनडीए 9 ही उम्मीदवार घोषित करता है तो फिर वोटिंग क्यों होगी? सब निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, एनडीए यदि 10वां उम्मीदवार घोषित कर देता है तब वोटिंग होगी, नहीं तो वोटिंग की भी जरूरत नहीं है। तो ये देखना होगा, आज शाम तक का इंतजार करते हैं कि ये 9+1 जो लोग हैं जो विधान परिषद में जाने वाले हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, वो कौन होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।